नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बगल में बने घंटी को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आर माधवन की एक फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट की चर्चा बहुत जोरों पर हो रही है। इस फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। यह फिल्म एक भारतीय वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन पर आधारित है। केरल पुलिस ने नाम्बी नारायणन पर कुछ गोपनीय दस्तावेज अन्य देश के लोगों को देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कुछ उस समय नाम्बी नारायणन केस ने इतना तूल पकड़ा कि केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणाकरन को इस्तीफा देना पड़ा था। कौन है ये नाम्बी नारायणन? इस भारतीय वैज्ञानिक को केरल की पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया था? क्या ये एक साजिश थी? आइए जानते हैं कि कौन है ये नाम्बी नारायणन और क्या हुआ था उस समय में इनके साथ। 12 दिसंबर 1941 को त्रिवेंद्रम में जन्मे नाम्बी नारायणन एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में वह क्रायोजेनिक डिवीजन के प्रभारी थे। 1966 में थिम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा तिरुवनंतपुरम में इसरो के अध्यक्ष विक्रम साराभाई से पहली बार नारायणन की मुलाकात हुई। नारायणन को जब नासा फेलोशिप मिली तब वे 1969 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय न्यू जर्सी में प्रवेश लिया। उन्होंने मात्र 10 महीने के रिकॉर्ड समय में रासायनिक रॉकेट प्रणोदन अर्थात केमिकल रॉकेट प्रपोल्सन में अपने मास्टर कार्यक्रम को पूरा किया। इसके बाद अमेरिका में अच्छी नौकरी की पेशकश के बावजूद नारायणन भारत लौट आए। नारायणन ने 1970 के दशक में भारत में तरल ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी की शुरुआत की। जब एपीजे अब्दुल कलाम की टीम ठोस मोटर्स पर काम कर रही थी, उन्होंने इसरो के भविष्य के लिए नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए तरल ईंधन वाले इंजनों की आवश्यकता पर काम किया। 1992 में भारत ने क्रायोजेनिक ईंधन आधारित इंजन विकसित करने के लिए 2 इंजनों की खरीद और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए रूस के साथ एक समझौता किया गया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने यहाँ एक खलनायक की भूमिका निभाई। बुश की वजह से यह समझौता पूरा न हो सका। इसके बाद भारत ने प्रौद्योगिकी के औपचारिक हस्तांतरण के बिना ही वैश्विक निविदा जारी कर 2 मॉकअप के साथ 4 क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए रूस के साथ एक नया समझौता किया। लेकिन इस समझौते के कुछ समय बाद नाम्बी नारायणन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समय था 1994। मालदीव की एक महिला मरियम राशिदा व उसके दोस्त फौजिया हसन को इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग पाकिस्तान व अन्य देशों को बेचने के आरोप में तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया। मरियम की गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद केरल की पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नाम्बी नारायणन समेत 2 अन्य वैज्ञानिकों डी शशि कुमारन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी पर इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान सहित अन्य दूसरे देशों को बेचने के आरोप लगाए गए। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने नारायणन से पूछताछ की तब उन्होंने इन आरोपों को नकारते हुए साफ साफ कहा कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा रही है। लेकिन तब किसी ने उनकी बात न सुनी। अखबारों की सुर्खियों में यह मामला खूब उठता रहा। मीडिया ने भी केरल पुलिस के झूठी थ्योरी को सही मान नारायणन को देश का गद्दार बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जब नारायणन को गिरफ्तार किया गया था उस समय वह रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले
स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उनकी गिरफ्तारी ने भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लक्ष्य को दशकों पीछे ढकेल दिया। दिसंबर 1994 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में नारायणन के खिलाफ लगे आरोप सही नहीं पाए। अप्रैल 1996 अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत को बताया कि नारायणन के खिलाफ एक फर्जी मामला बनाया गया है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई ने यह भी बताया कि भारत के स्पेस प्रोग्राम अर्थात अंतरिक्ष कार्यक्रम असफल करने के लिए नाम्बी नारायण को फंसाया गया था और यह खेल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इशारे पर केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने किया था। इस दौर में भारत अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए अरबों रुपए खर्च कर किराए पर स्पेस टेक्नोलॉजी अमेरिका जैसे देशों से आयात किया करता था। मई 1986 कोर्ट सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इस केस में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को रिहा कर देता है। मई 1998 केरल की तत्कालीन CPM सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश जारी किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके आदेश को खारिज कर दिया। 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को नाम्बी नारायणन को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन एक बार फिर केरल सरकार ने अड़ंगा लगाया। अप्रैल 2017 नारायणन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में उन पुलिस अधिकारियों पर सुनवाई हुई जिन्होंने नारायणन को फंसाया था। 1994 में नारायणन को फंसाया गया। उनके खिलाफ कोई सबूत न होने पर वह 1996 में आरोप मुक्त हो गए, लेकिन इसरो के इस वैज्ञानिक को बहुत ठेस पहुंचाया गया था। उन्हें केरल पुलिस द्वारा देशद्रोही सिद्ध करने की कोशिश की गई थी। तब 1996 में सभी आरोपों से मुक्त होने के बाद नारायणन ने 24 साल तक अपने सम्मान की लड़ाई जारी रखी। 14 सितंबर 1918 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में कोर्ट ने नारायणन के खिलाफ सारे निगेटिव रिकॉर्ड को हटाकर उनके सम्मान को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया। साथ ही केरल सरकार को आदेश दिया कि नाम्बी नारायण को उनके सभी बकाये रकम, मुआवजे और दूसरे लाभ दिए जाएं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि केरल सरकार इसकी रिकवरी उन पुलिस अधिकारियों से करे जिन्होंने नारायणन को जासूसी के झूठे मामले में फंसाया था। सुप्रीम कोर्ट जब यह फैसला सुना रहा था तब नाम्बी नारायणन कोर्ट में मौजूद थे। यह साजिश वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन के खिलाफ ही नहीं बल्कि भारत के खिलाफ भी था। नाम्बी नारायणन ने भारत सरकार के भरोसे को कायम रखते हुए अपनी टीम के साथ स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के अपने मिशन को सही दिशा में बढ़ा रहे थे, लेकिन अमेरिका के इशारे पर नारायणन के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई। ऐसा कहा जाता है कि नारायणन के खिलाफ साजिश नहीं होती तो भारत 15 साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता। नारायणन के सम्मान को कायम रखते हुए 2019 में केंद्र की भाजपा सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। आज के क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।